सर सिलेबस दोनों बैचों में सेम ही चलेगा। हाँ जी अदिति, सिलेबस जो है सेम चलेगा, मतलब सेम टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन आगे पीछे होना एंड ऑल दैट वुड हैपन। मतलब वी ऑलवेज ट्राई कि सब लोग एक साथ पैरेलल चलते रहें, सारे बैचेस पैरेलल चलते रहें। लेकिन कई बार हो जाता है कि किसी एक क्लास के अंदर 10 मिनट कोई डाउट आ गया, कोई टॉपिक रिपीट करना पड़ गया, तो आगे पीछे हो जाता है, वो चीज हो सकती है। बट हाँ 6 आवर जो बैच है उसके अंदर आप भी पता है, हम ऐसे जबरदस्ती कहते हैं कि यार हम उतना ही पढ़ा देंगे जितना 12 में पढ़ाने वाले। नहीं ना, आज थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। अगर हम ये कहें कि भाई जितना हम 12 में पढ़ा रहे हैं उतना ही हम 6 में पढ़ा देंगे, तो आप भी जानते हैं कि हम गलत ही बात बोलेंगे। सो हम क्लियरली पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा मतलब गलत बता के कोई फायदा नहीं है। 6 आवर बैच के अंदर बच्चे चीजें कट शॉर्ट की जाएंगी, करनी पड़ेंगी। मतलब आप हाफ टाइम में सेम चीजें कवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा। तो उसके अंदर यही होगा, जो अनइम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो काटी जाएंगी। जैसे कुछ चीजें होती है बोर्ड स्पेसिफिक होती हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम दे लेते हैं हम 12 आवर बैचेस के अंदर। लेकिन 6 आवर बैचेस के अंदर बच्चे बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसी चीज को पढ़ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आती, या फिर कोई ऐसी चीज है कि यार पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स याद ही करके जाना है, इनमें समझने का कुछ खास है नहीं, तो फिर वो सब चीजें स्किप कर दी जाएंगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे उसके लिए अलग से। मतलब स्टडी मटेरियल के थ्रू फिर उसके अंदर चीजें चलेंगी काफी। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 12 घंटे का जो बैच है उसको अगर हम रिड्यूस करें और पेसअप भी करें, तो भी अगर सेम उतना पढ़ाना है तो एटलीस्ट 9 आवर्स हमको रिक्वायर्ड है। हम 1.5 गुना के लगभग मतलब रख सकते हैं, 1.5 टाइम्स रख सकते हैं 12 आवर का, यानी 9 9 आवर्स तो है उसने में कवर हो जाएगा, बट हाफ में यानी नॉट रियली पॉसिबल। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग 12 आवर बैच दें, उतना आपके लिए टाइम निकालना इतना भी मुश्किल नहीं होगा बच्चों। दिन की 2 घंटे की क्लासेस, उसके अंदर भी बिल्कुल ईमानदारी से बोलूं तो मैं 2.5 घंटे की पढ़ जाती है। हर टीचर ही लगभग लगभग 10 मिनट ऊपर के ले जाता है, और हर टीचर का पता नहीं, जैसे मैं हर क्लास में 10 मिनट ऊपर ले ही जाता हूँ। तो मतलब ईमानदारी से 2.5 घंटे हो जाएंगे दिन के। तो 2.5 घंटे भी इतना मुश्किल नहीं है, आप अगर टाइम निकालने की कोशिश करेंगे दैट वुड बी गुड। एंड एंड ऑफ द डे आप लोगों की चॉइसेस है, जिसके पास जितना टाइम उसके हिसाब से चूज करे, ठीक है। बाकी कॉमन सजेशन है, अगर किसी को ऐसे कंफ्यूजन हो कि यार मैं क्या चूज करूं, हाँ आई बिलोंग टू हरियाणा, मेरे एसेंट में पता चल जाता होगा, सबको ही पता चल जाता है थोड़ी देर में। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं, ये सब बातें ना बिल्कुल बिल्कुल हाँ एसेंट से बोलने के तरीके से पता चल जाता है। क्लास शुरू करते हैं, और ये सारी बातें बच्चों हम लोग क्लास एंड करके, जैसे कि सिलेबस मतलब आज का जो टॉपिक है स्लाइड खत्म होने के बाद, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर किसी के कोई और जितने भी डाउट्स होंगे। आई विल बी देयर अंटिल 12 1, जब तक भी आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो, पढ़ाई के भी और ये सब बैचेस रिलेटेड भी। ठीक है बच्चों, कमिंग टू द टॉपिक, आप लोग गुड इवनिंग मुस्कान। 2 वीक से आप लोग स्कूल में शायद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है जी, तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स है क्या, एक बार मैं दरवाजा क्लोज करूं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों, इसके बारे में बात करें। अच्छा नो सर, कुछ लोगों के स्कूल में नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा बताया गया था कि स्कूल्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे उस टाइम पे, स्कूल के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है ऐसा बताया गया था। बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो शुरू से स्टार्ट करना है, हम थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जनाब थर्मोडायनेमिक्स क्या है। देखिए बच्चों, पूरा का पूरा यूनिवर्स जितना हमें पता है और जितना हम इमेजिन कर सकते हैं वो भी, दैट इज मेड अप ऑफ एनर्जी। नाज ने बताया है कि मोशन ऑफ हीट, ये कह सकते हैं बिल्कुल, बट नॉट जस्ट मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट ही नहीं, मोशन ऑफ हीट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, किसी के यहाँ जीओसी चल रहा है, किसी के यहाँ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ठीक है, ओके नो इश्यूज। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो बच्चों, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग, वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, हम एटम्स से बने। और वो एटम्स किस चीज से बाउंड है, एटम्स के अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स हैं, इन सब के बीच में एनर्जी की ही बाइंडिंग है। ठीक है सर, तो सर एनर्जी की वजह से पूरा यूनिवर्स बना है। अब बच्चों हीट प्लस मोशन, हाँ कह सकते हैं, बाकी थोड़ा सा मुझे टाइम दे मैं बता देता हूँ फिर आप लोग बताना। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी जो है उसकी मैनी फॉर्म्स होते हैं, मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है जी, और बच्चों एक चीज है,
एनर्जी के बारे में आपने बड़ी फेमस सुनी भी होगी, हर क्लास में एक दो बार तो इसको बोल ही दिया जाता है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसके बाद लिखते हैं बट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि बच्चों ना ही एनर्जी क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं बिल्कुल इसको। तो सोनी ने सही बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सर। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, बट वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन किसके बीच में होगा? अलग अलग फॉर्म्स के बीच में होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, एंड सो ऑन, हीट एनर्जी हो गई। ठीक है, ओवरऑल तो बच्चों एनर्जी क्या है? एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही एनर्जी है हमारी। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क ही एनर्जी होता है। लेकिन बच्चों इसकी जो अलग अलग फॉर्म्स है, बिल्कुल वर्क डन होता है वही एनर्जी है। अलग अलग फॉर्म से बच्चों हमें अलग अलग तरीके से दिखती है। ठीक है, हमारा वाटर जब रनिंग होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी दिखती है उसके अंदर की, रनिंग वाटर इज काइनेटिक एनर्जी। अगर वाटर को हम स्टोर कर देते हैं टैंक में बहुत ऊपर, किसी भी बिल्डिंग के ऊपर रख दिया, तो उसके अंदर कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही हर चीज के अंदर अलग अलग फॉर्म्स होती है एनर्जी की। बिल्कुल हमारी अर्थ के साथ जो बाइंडिंग है जी जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर से, उससे हमारे अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। हमारे मेरे और अर्थ के सिस्टम के बीच में एक एनर्जी है, दिस इज अर्थ, दिस इज मी, हम दोनों के बीच में एक एनर्जी है। एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं अभी 14th फ्लोर पे बैठा हूं तो मेरे अंदर जीपी है। अगर मेरे को इसकी बालकनी से नीचे भेज दिया जाए तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जब मैं नीचे पहुंचने वाला हूँ, सीधी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज अबाउट मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज अबाउट पोजीशन। ऐसे ही बच्चों अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, थर्मोडायनेमिक्स का कार्यक्रम क्या है? इन एनर्जीज की ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ना, इन एनर्जीज की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। कौन सी फॉर्म कैसी फॉर्म में चेंज होगी, किस तरीके से चेंज होगी, कितनी चेंज होगी। मान लीजिए मेरे पास 10 जूल जो है काइनेटिक एनर्जी है, उसके अंदर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो कितना होगा? एक तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि 10 की 10 तो पोटेंशियल में नहीं जा सकती, कोई भी प्रोसेस से आप 10 के 10 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। वन फॉर्म कैन नॉट, इसके अंदर हम हीट और वर्क में पढ़ रहे होते हैं सारी चीजें, हम पोटेंशियल काइनेटिक सबको हीट एंड वर्क में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हीट एंड वर्क, या ओके Amrita, we waiting for you for the 5 seconds. Heat and work. I'll repeat Amrita, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। I'll repeat जो मैं बोलूँ। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब मैं ये कह रहा था कि हमने जो कई तरह की एनर्जीज हैं इनको वर्क और हीट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, वर्क और हीट में डिवाइड कर रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स कहती है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना या वर्क को हीट में कन्वर्ट करना 100% एफिशिएंसी से पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप 10 जूल हीट लेके आए, आप उससे 10 जूल वर्क नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो कितना कन्वर्जन होएगा? ओके ठीक है अमृता, मैंने ये कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन जब होगा उसको स्टडी करता है। ठीक है, इसमें क्या स्टडी करता है? कन्वर्जन किस प्रोसेस से हो सकता है, कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ कन्वर्जन, अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग अमाउंट कन्वर्ट हो सकती है। कोई प्रोसेस हो सकता है मेरा 10 जूल हीट को 7 जूल वर्क में कन्वर्ट कर दे और 3 जूल हीट की फॉर्म में रह जाए, रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, कोई प्रोसेस हो सकता है बच्चों जो 10 जूल से 5 ही जूल दे पाए, तो ये एफिशिएंसी कहलाती है। इसकी एफिशिएंसी 50% हो जाएगी। 70 और 30 वाले केस में ये 70% हो जाएगा। 7 जूल, अच्छा 7 जूल लिखा था मैंने, 7 जूल के केस में 70% हो जाएगा। यानी सर जितना भी कन्वर्जन होगा वो सब चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, कितना होगा, कैसे होगा, क्या करने से होगा। ठीक है, उसको जब कन्वर्ट किया तो सर क्या क्या स्टेट की, जैसे स्टेट वेरिएबल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगर नहीं आपको समझ में आए स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट की क्या क्या कंडीशंस होंगी। गैस की जो स्टेट है
उसमें क्या क्या सिचुएशन बनेंगी ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ये सब चीजें बच्चों हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सारी चीजें इसी चीज से रिलेटेड होंगी, हर चीज के अंदर हम कोई ना कोई एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे होंगे। अच्छा सर, कन्वर्जन क्यों करते हैं और क्यों पढ़ते हैं? बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ऐसा समझ में नहीं आता कि हम कोई कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, तब तक वो कार्यक्रम करने में मजा नहीं आता। बच्चों कन्वर्जन का ऐसा है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा यूज करते हैं। हम बहुत सी फॉर्म्स को दूसरी फॉर्म में चेंज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बाइक का इंजन होता है, ये हमारी बाइक है जो हमारी गाड़ी जैसी बना पा रहा हूं मैं। इसके अंदर बच्चों इंजन होता है। तो इंजन के अंदर इनपुट एनर्जी क्या होती है? हीट होती है। हीट कहाँ से आती है सर? फ्यूल बर्न होके, फ्यूल बर्निंग से। और सर हमें आउटपुट क्या मिलता है? द मोशन ऑफ अवर व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी सर यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का। तो बच्चों हम लोग जो है बाइक चलाने जी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कैसे करें? तो किसने बताया? थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि आप एक काम करो, फ्यूल जला के हीट ले आओ और हीट को जो है हीट इंजन से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। फिर किसी ने कहा जी कितनी हीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स से बताएगा कि भाई बढ़िया इंजन डिजाइन करोगे तो 50% एफिशिएंसी आ जाएगी, और बढ़िया करोगे 60 आ जाएगी, 100 का तो सोचना भी मत, 100 नहीं आएगी। ठीक है। हीट का जो है आप कन्वर्जन करते हो काइनेटिक एनर्जी में, तो आप देखते हैं हमारा इंजन जो होता है वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों हो जाता है? कि जितनी हीट हमारी फ्यूल बर्न होके आई, अगर वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती तो इंजन गर्म नहीं होता। लेकिन इसके अंदर से कुछ पार्ट ही काइनेटिक में जाता है, कुछ पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। वो रिजेक्ट होकर हमें एनवायरमेंट में लीव करना पड़ता है। तो हर प्रोसेस के अंदर अपना रिजेक्शन होता है, कितना अमाउंट होगा रिजेक्शन का, कितना कन्वर्जन का होगा, ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे। हालांकि हम कोई बाइक के इंजन वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं, वो सब आपके ग्रेजुएशन का पार्ट होगा अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं। ठीक है। लेकिन हम जैसे कार्नोट इंजन पढ़ेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा वर्क डन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, एक बेसिक बेसिक आइडिया हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन जो हमारा फ्रिज होता है, वो फ्रिज भी थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके ही चीजों को ठंडा करता है। फ्रिज के केस के अंदर हम क्या करते हैं? गैस होती है फ्रिज के अंदर, उसके ऊपर बच्चों हम लोग वर्क डन करते हैं। वर्क डन करने की वजह से यहाँ पे गैस के अंदर वर्क से पुश करते हैं, तो इसके अंदर से हीट रिलीज होती है। इसके अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है। जब हीट रिलीज होगी तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं पे हम हीट दे के वर्क ले रहे होंगे, कहीं पे वर्क दे के हीट ले रहे होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल हमारा यही होता है, हम कोई ना कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लगा के हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के काम निकलवा ले। ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक सबको समझ आ गई है कि क्या चीज होती है? पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन ही आई है सर। उसके बाद बच्चों ऊपर तो यही बात लिख रखी है इंटर कन्वर्जन वाली, नीचे थोड़े से अलग शब्दों में इसका बोल रखा है, इट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वर्क हीट एंड एनर्जी ऑन अ सिस्टम। मैंने कहा ना कि मैं इसके ऊपर हीट दूंगा तो इसका क्या इफेक्ट निकलेगा कि सर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मोशन करने लग जाएगा। तो ये क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट है बच्चों। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर मैं वर्क देके हीट को पुश कर रहा होता हूँ, तो बच्चों वो हीट की जगह वर्क का जो है इफेक्ट बता देगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इफेक्ट ऑफ वर्क बताएगा, हीट बताएगा, और एनर्जी होता है। एनर्जी बच्चों इंटरनल एनर्जी यू आएगी जब पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे समझ में आएगी। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके अंदर चेंज आने से क्या इफेक्ट आएगा सिस्टम पे, वो होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्क हीट एंड एनर्जी। ठीक है। हम सिस्टम के ऊपर इन तीनों के अंदर से कोई भी चीज लगाएंगे तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली कंसर्न्ड विद लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशन। हाँ बच्चों ये बात जरूर है, हम कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि जी एक एटम है, न्यूक्लियस है इसका, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने से क्या एनर्जी रिलीज होगी या क्या एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ये नहीं पढ़ने वाले। हम स्मॉल स्केल पे नहीं पढ़ते, हम लार्ज स्केल के ऊपर कन्वर्जन पढ़ते हैं। व्हाट इज लार्ज स्केल सर? लार्ज स्केल इज हमारा एवरीडे साइज इज बिगिनिंग ऑफ लार्ज स्केल। एवरीडे साइज का मतलब सर इंजन वगैरह है हमें दिख रहे हैं, फ्रिज हो गया, ये सब इस लेवल के ऊपर, यानी कंसिडरेबल अमाउंट। एटम जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन को हम लोग नहीं देख रहे होते। मैक्रो कह सकते हैं, बिल्कुल लार्ज स्केल के ऊपर मैक्रो बोल सकते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स का जो काम चलता है जी मैक्रो में चलता है। सर माइक्रो के लिए क्या करते हैं, वो सब बच्चों आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह में पढ़ लेते हो कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए, कितनी एनर्जी मिलेगी, कौन से लेवल पे वापस आएगा, बोर्स रेडियस होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, कौन से रेडियस में कितनी एनर्जी है। ये अलग अलग जगह केमिस्ट्री वालों ने भी बांट रखी है, कुछ फिजिक्स वालों ने बांट रखी है, ऐसे करके हम मैक्रो के भी एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन काफी जगह पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या सबको समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा खेल किस चीज के बारे में चलने वाला है, एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में। सब बच्चे बताएंगे यस, वाई एंड एन, एनर्जी कन्वर्जन इज थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स इट। या इट इज ऑल्सो अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज सिंपली ए फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम फर्स्ट लॉ पे आएंगे तो हमें समझ में आएगा कि सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही थोड़ा सा तोड़ मोड़ के अलग नाम देके दिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे आपके सामने, अभी तक मैंने शायद नहीं बोली होंगी और क्या पता निकल भी गई हूँ बोलते बोलते, क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज है पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स की बात चलेगी। ठीक है जी, बिल्कुल। कुछ बच्चों ने जिनने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ बताया और बिल्कुल सही बताया। ठीक है, जिनने केमिस्ट्री में पढ़ा उनने केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ बताया है, किसी ने फिजिक्स में तो नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में लास्ट में, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, उसके अंदर बस साइन थोड़े अलग होते हैं, बाकी सेम होता है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों सिस्टम की। जिस भी चीज के ऊपर आपकी स्टडी है ना, वो चीज आपका सिस्टम। जिस भी चीज के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज के आप कन्वर्जन पढ़ रहे हो एनर्जी के, जिस भी चीज के अंदर वो हो रहा है, दैट इज द सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए आप बाइक के इंजन को देख रहे हो, तो बाइक के इंजन के अंदर जो गैस है दैट इज द सिस्टम। इसी गैस के अंदर हीट का जो है वर्क में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज माई सिस्टम। सिंपल सी बात है, जो भी चीज आप स्टडी कर रहे हो, जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस भी चीज के ऊपर आपका क्वेश्चन चल रहा है, दैट इज योर सिस्टम। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है सिस्टम। सिस्टम वही है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं या जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। while doing this chapter we will be doing that in that questions, और क्वेश्चंस के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहीं भी देख सकते हैं कोई भी चीज हमारा सिस्टम है जहां पे भी हम एनर्जी कन्वर्जन को देखेंगे। ठीक है, तो सिस्टम क्या है सर, जहां पे हमारा काम हो रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज सिस्टम सर। सर इसके अलावा जो भी कुछ है, इसके अलावा जो भी चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। सर सिस्टम के अलावा दुनिया में और जो भी कुछ है वो है सर सराउंडिंग्स। ठीक है सर, तो सर इससे ना आपने यूनिवर्स के बारे में क्लैरिटी दे दी है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो या तो बना है सिस्टम का या फिर बना है सराउंडिंग का। तो सर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे यूनिवर्स मिल जाएगा। वह तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। ठीक है, अब आप इसको ऐसे पढ़ लो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, या फिर मैं आपको ये बोल दूं कि जी आपके पास सिस्टम है और फिर यूनिवर्स के अंदर बाकी जो चीजें बची वो सराउंडिंग है। कैसे भी बोल लो, घुमा फिरा के यही है कि हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया है, फर्स्ट इज सिस्टम, जो भी कुछ बच गया दैट इज सराउंडिंग्स। बस इतना सा है। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स, ये तीनों बातें क्लियर हो गई। सर एक बार और बताओ कैसे होती सराउंडिंग। मान लीजिए बच्चों आपका ये कंटेनर है, इसके अंदर ये पिस्टन होगा। ठीक है, पिस्टन अगर किसी को समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज नथिंग। आपका कोई भी कंटेनर है, उसके ऊपर अगर सर्कुलर कंटेनर है तो एक सर्कुलर डिस्क लगा देंगे, उसके ऊपर एक हैंडल लगा देंगे, ये हैंडल लगा के इसको ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पिस्टन। ठीक है, तो सर इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, सर ये अंदर गैस भरी हुई है। सर गैस की जो ये है, ये बाउंड्री है। सर बाउंड्री अभी पढ़ाया नहीं तो बाउंड्री क्यों बोल रहे हो, लेकिन सबको पता है बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री कुछ भी नहीं है, जहां तक ये गैस है वो इसकी बाउंड्री है। तो सर ये हो गया सिस्टम। सर बाहर जो भी कुछ है ना वो सब कुछ सराउंडिंग है। इस सर गैस की जो बाउंड्री दिख रही है इसके बाहर सब कुछ मेरा सराउंडिंग। सर बाहर एयर है, सराउंडिंग है। एयर के बाहर क्या है सर, सामने बिल्डिंग है, वो भी सराउंडिंग है। सर और कुछ है, तालाब है, कुछ भी है सर, सब कुछ सराउंडिंग है। यानी सर गैस जो है मेरा सिस्टम है, बाकी सब कुछ जो कुछ मैं किसी भी चीज को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, सराउंडिंग हो गया, सिस्टम हो गया, यूनिवर्स हो गया। ठीक है जी, बाउंड्री क्या होती है बच्चों, जो भी चीज सिस्टम को
मान लीजिए मेरा सिस्टम यहाँ तक है, तो ये क्या है मेरी सिस्टम की बाउंड्री। इसके बाहर क्या है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग और सिस्टम को जो चीज सेपरेट करेगी, कोई लेयर इमेजिनेटिव भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, ठीक है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, वो क्या होगी हमारी बाउंड्री। जो भी चीज हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगी सर, वो सिस्टम की बाउंड्री कहलाएगी। बाउंड्री सिंपल है, सराउंडिंग से सिस्टम को अलग करने वाली इमेजिनेटिव लेयर। सब लोग बताएंगे इन बातों में, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि बहुत बेसिक है, मैं इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। अगर सबको क्लियर हो गया है तो बताएं। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, ठीक है सर, ऑल क्लियर है, आगे चलते हैं। वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, इस पे थोड़ा सा टाइम दे लेंगे। बच्चों देखो, मेरे पास जो है दो चीजें होती है, एक होती है एनर्जी, और पिछला चैप्टर था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी सर वहां से उठा लिया अपने मैटर। मैटर को सब लोग जानते हैं, कोई भी चीज जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर मास होता है, दोनों चीजें जिसके अंदर होती हैं दैट इज कॉल्ड अवर मैटर। तो सर मैटर के अंदर मास और वॉल्यूम होती है, ठीक है। मैटर को सर हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं सर, जो भी चीज हमारे पकड़ में आ रही है वो सब कुछ मैटर है, ठीक है सर। एक चीज होती है बच्चों एनर्जी। अब बच्चों मैटर और एनर्जी दोनों के दोनों मूवमेंट कर सकते हैं, एनर्जी भी मूवमेंट कर सकती है। एनर्जी कैसे मूवमेंट करती है सर? बच्चों अगर मैंने पानी ले लिया एक बकेट में, उसके ऊपर रख दिया मैंने आइस, तो सीधी बात है इस आइस से कुछ हीट, सॉरी इस पानी से कुछ आइस के अंदर जाएगी, वो इसको मेल्ट कर देगी। तो सर हीट क्या हुई? हीट की मूवमेंट हुई ना, पानी से आइस की तरफ हीट की मूवमेंट हुई, ठीक है ना? आज को भी क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है। तो सर हीट जो है एक एनर्जी है, तो इसका मतलब सर एनर्जी भी मूवमेंट कर सकता है। हाँ जी बच्चों, एनर्जी भी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है जी। मैटर तो कर ही सकता है, हवा जो बह रही है वो मैटर का ही मूवमेंट है, तो सर मैटर भी मूवमेंट कर सकता है और एनर्जी भी कर सकती है। तो सर जब मैं अपना कोई सिस्टम लूंगा, तो इस सिस्टम के अंदर सर पूरे चांसेस हैं कि इसके अंदर से मैटर मूवमेंट कर जाए और इसके अंदर से एनर्जी मूवमेंट कर जाए। तो सर ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि आप मैटर को रोक दें मूवमेंट करने से? हाँ जी, ऐसा भी पॉसिबल है। जब बच्चों ऐसा होगा कि कहीं पे हमारा मैटर मूव कर सकता है, कहीं पे नहीं कर सकता, कहीं पे एनर्जी मूव कर सकती है, कहीं पे, मुस्कान मतलब समझ नहीं आया सर? किसका मतलब समझ में नहीं आया? मुस्कान टाइप करके बताएंगे आप, कौन सी चीज रह गई है? अच्छा, तब तक कि सर एनर्जी भी मूव कर सकती है और मैटर भी मूव कर सकता है। सर अगर आप कोई जुगाड़ करके कुछ भी मतलब सिस्टम अरेंज करके आप मैटर का मूवमेंट रोक दो, तो सर वो जो सिस्टम होगा वो सिस्टम सर एक अलग कैटेगरी बन जाएगा। सर आपने एनर्जी अगर रोक दी तो सर वो भी एक अलग कैटेगरी बन जाएगी। मैटर वाला टॉपिक अभी कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ, अभी शुरू होएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, अभी सिर्फ मैं कहानी रच रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आगे समझ में आए, ठीक है? अभी हुआ नहीं है, ये तो अलग ही बात है कि सर मैटर की मूवमेंट रोक सकते हो, अभी मैटर की मूवमेंट दिखाएंगे सिस्टम से, ठीक है जी। सर कुछ जुगाड़ करके आपने वाटर इन क्लोज कंटेनर, बिल्कुल वाटर इन क्लोज कंटेनर, अब डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंटेनर। कंटेनर की जो वॉल है उस पर डिपेंड करता है। अगर कंटेनर की वॉल हीट का मूवमेंट अलाउ करेगी तो एनर्जी का अभी भी मूवमेंट हो रहा है, अगर नहीं करेगी तो वो एक अलग केस है। तो सर आप जो भी जुगाड़ करोगे उससे या तो मैटर मूव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, उससे सर या तो एनर्जी मूव कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। सर जिस भी जुगाड़ के अंदर आप ये कुछ भी कॉम्बिनेशन लेके आओगे मैटर मूव करने का कि नहीं करने का, तो सर वो जो जुगाड़ होगा वो एक अलग टाइप का सिस्टम कहलाएगा। सर अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग सिस्टम के अंदर सबसे पहले आएगा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का एग्जांपल है बच्चों गिलास में रखा हुआ पानी। गिलास में रखा हुआ जो पानी है बच्चों, ये मेरा गिलास है, ठीक है जी, इसके अंदर पानी, ये पानी बच्चों धीरे धीरे वेपराइज भी हो रहा होगा। आपको पता है सर 2 महीने के लिए गिलास के अंदर पानी रख दो वो उड़ जाएगा। इमेजिनरी सरफेस भी ले सकते हैं, और मैंने अब गिलास के अंदर यार पानी तो लेना ही पड़ेगा, हवा में रखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैंने अगर मैं ये मेरे चारों तरफ की एयर को ले लूं, तो ये भी एक ओपन सिस्टम है। इसके लिए मेरे पास कोई वॉल्स नहीं है, ये इमेजिनरी बाउंड्री का है। अगर मैं कह दूं ये वाले गोले के अंदर जो गैस है ना, दिस इज माई सिस्टम, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री वाला ओपन सिस्टम। अच्छा, ओपन और क्लोज कैसे है इसके अंदर देखते हैं, है ना सोनी? ग्लास तो लेना पड़ेगा समझने के लिए। अच्छा जी, तो जो पानी है, ये पानी बच्चों आपको पता है अगर सर 2 महीने एक गिलास के अंदर पानी रख दोगे तो सर पानी जाएगा उड़, तो उड़ के कहाँ चला जाएगा बच्चों? अगर मैं इसको कहूँ कि ये पानी जहां तक मेरे पानी की लेयर है, दिस इज माई सिस्टम, मैंने मान लिया यहां तक मेरा सिस्टम। सिस्टम हम चूज कर सकते हैं, सिस्टम क्या है?
जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम चूज कर सकते हैं हम क्या चीज ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो मैंने कह दिया पानी की जो ये लेयर है यहाँ तक मेरा सिस्टम है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इस साइड्स में अगर रेड से दिखाऊं, यहाँ तक मेरा सिस्टम है। ये वाला जो रेड से दिखाया है ये सर मेरा रियल बाउंड्री में है। और सर जो ऊपर वाली लेयर है जो कि सर येलो से दिख रही है, ये वाली जो साइड है सर सिस्टम की बाउंड्री की, ये सर इमेजिनरी बाउंड्री है, क्योंकि इसे कोई चीज बाउंड नहीं कर रही है। ठीक है जी सर, ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी। तो बच्चों क्या है कि अब ये पानी जो है उड़ना शुरू होगा। अगर ये उड़ा तो व्हाट इज वाटर? वाटर इज मैटर। अगर ये सॉलिड, सॉलिड नहीं, यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस में कन्वर्ट हो किसकी मूवमेंट हुई? मूवमेंट। हाँ जी मुस्कान, ये सुनना आपने, मैटर की मूवमेंट का क्या मतलब है। ये मैटर जो है मूव करेगा और यहाँ तक तो मेरा सिस्टम है येलो बाउंड्री तक। अब सर गैस बनेगी तो येलो बाउंड्री तक थोड़ी रुकेगी, वो वेपराइज होकर निकल जाएगी, जैसा नाज ने कहा कि वेपराइजेशन होगी। सर वो सिस्टम को लीव कर देगी। सर इस सिस्टम की जो ये बाउंड्री है इसके बाहर सब कुछ है मेरा सराउंडिंग। यानी कि सर मेरा क्या हुआ, मैटर का हो गया एक्सचेंज। मैटर एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम, और सर कहाँ गया? टू सराउंडिंग। ये बच्चों मेरा मैटर का एक्सचेंज हो गया। अच्छा ये क्या है बच्चों? एग्जिट है, एग्जिट हुआ इसमें। अच्छा एंट्री भी हो सकती है, आपका गिलास रखा है, इसमें सर ये पानी है मेरा, ठीक है, और सर ऊपर से बारिश हो गई, अगर ओपन में रखा है तो सर ये क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। यानी कि बच्चों ये वाला जो ग्लास टाइप सिस्टम है मेरा, इसके अंदर मेरा है मैटर एंटर और एग्जिट कर सकता है, कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल स्वामी, सराउंडिंग से एक्सचेंज हो सकता है। तो सर ये जो है पानी का जो एंट्री एग्जिट है ये एक तरीके से मैटर का ही तो मूवमेंट है। हाँ जी बच्चों, तो सर इस वाले सिस्टम के अंदर जो है आपने जो ये वाला सिस्टम बनाया है इसके अंदर मैटर की मूवमेंट पॉसिबल है। अच्छा अब मुझे बच्चे बताएंगे कि जब मैंने इस पानी को वेपराइज किया तो वेपराइज करने के लिए क्या लगती है? हीट लगती है। सर ज्यादा गर्मी वाले दिन रखोगे, बिल्कुल ज्यादा गर्मी वाले दिन सर जब आप रखेंगे तो सर जल्दी उड़ जाएगा पानी। इसका मतलब सर हीट का इसके अंदर, बिल्कुल सब बच्चे कह रहे हैं कि सर हीट का जो है इसका लेना देना है इस चीज से। तो सर क्या हो रहा होगा कि बाहर से सूर्य देवता से हीट इसके अंदर इनकमिंग हो रही होगी। ठीक है जी, हीट हो रही है इसके अंदर इनकमिंग, यानी सर इसके अंदर एनर्जी की एंट्री है। ठीक है जी, इसके अंदर एनर्जी की एंट्री है। तो सर ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर सर मूवमेंट ऑफ एनर्जी भी हो रही है। सर एग्जिट का कोई एग्जांपल बताओ ना एनर्जी का। बच्चों जैसे ही दिमाग में आएगा बताऊंगा। इस गिलास में एनर्जी की एग्जिट का कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी नहीं है। ऐसे है हाँ। अच्छा इस गिलास के अंदर जब पानी है ना, इसकी बाउंड्री मैंने यहाँ तक मानी, मेरा सिस्टम ये है, इसके ऊपर आइस रख दो। अगर इसके ऊपर आइस रख दो तो इसकी हीट इसको पिघलाने जाएगी, तो क्या हुई? एनर्जी इस वाटर वाले सिस्टम से एग्जिट कर गई। यानी सर एंट्री भी हो सकती है एनर्जी की और एग्जिट भी हो सकती है सर इस सिस्टम में। सर ये ऐसा जो सिस्टम है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी इज पॉसिबल। सर ऐसा कोई भी सिस्टम होगा, अब वो सर कैसे ही बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ सर, आप गिलास लेके आओ, पतीला लेके आओ, चाहे आप सर पानी को हवा में छोड़ दो, चाहे तैराओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर सर एनर्जी एंट्री एग्जिट मार सकती है और मैटर एंटर और एग्जिट मार सकता है, यानी कि सर मैटर एंट्री एग्जिट पॉसिबल और सर एनर्जी की एंट्री एग्जिट पॉसिबल। तो सर उस टाइप के सिस्टम को कहेंगे एन ओपन सिस्टम। सर इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी सर ओपन सिस्टम से मैटर और एनर्जी दोनों अपने मस्त मस्त घूम सकते हैं, कहीं भी कोई एनर्जी जा सकती है, कभी भी कोई एनर्जी आ सकती है, कहीं भी मैटर जा सकता है, कभी मैटर आ सकता है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना मुस्कान? वेरी गुड। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम एक क्लोज्ड कंटेनर लेंगे पानी का, पानी का आगे क्लोज कंटेनर। ठीक है जी, जैसे कि आपकी मिल्टन की बोतल। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मिल्टन की बोतल भी गर्म पानी को गर्म रखती है, वरना मेरा एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद तो गर्म पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मिल्टन की बोतल या स्टील की बोतल है। आप जैसे डोली, डोली अगर समझते हो तो कुछ और लेते हैं जो सबको पता हो, कॉमन। कुछ बच्चे तो समझते होंगे डोली, जिया को पता है। क्या लेगा स्टील का? अच्छा स्टील का कोई जार ले लो जिसके अंदर आप दाल रखते हो।
दाल वाला तो जार देखा हुआ है, ऐसे सर ये होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है, गोल साई। ये जो जार है इसके अंदर अब जो है मैं दाल नहीं पानी ले रहा हूँ, ठीक है, ये तो कर सकते हैं, मम्मी मारेगी वो अलग बात है कि दाल निकाल के पानी डाला है, ठीक है जी। ये बच्चों क्लोज्ड आपकी जार है स्टील की, इसके अंदर आपने पानी भर दिया। अब क्या बच्चों इसके अंदर से वेपराइजेशन होकर पानी बाहर जा सकता है? ना जी ना। और अगर बारिश होएगी तो भी अंदर नहीं आ सकता। यानी सर आपने क्या किया है, मैटर का एंट्री और एग्जिट रोक दिया है। मुस्कान कह रही सर सारी चीज समझ में आती है, डोली भी जार भी सारी चीजें, फिर ठीक है। तो बच्चों इस वाले सिस्टम के अंदर आपने मैटर का एक्सचेंज रोक दिया है, ना ही आपका वेपराइजेशन होके मैटर बाहर जा सकता है और ना ही बारिश से पानी अंदर आ सकता है, ठीक है जी। तो सर ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर मैटर का तो आपने एक्सचेंज रोक दिया है। एक बात बताओ, अगर मैं इस डोली को या जार को आग पे रख दूं, स्टोव पे रख दूं, तो क्या ये पानी गर्म हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब सर ये पानी हो चुका है गर्म, ठीक है सर, ये पानी हमारा गर्म हो गया, इसका मतलब सर इसके अंदर हीट ने एंट्री मारी है, एंट्री का एग्जाम्पल तो हो गया। अब इसको जार को छोड़ दो 2 दिन के लिए, तो जो इसके अंदर आपने बिल्कुल गर्मा गर्म उबलता पानी बनाया था, थोड़े दिन बाद आप देखोगी जी इसकी एनर्जी भाग गई जी, इससे एनर्जी जो है भाग चुकी है, अब ये फिर से नॉर्मल हो गया, गिलास में डाल के पीने के लायक। यानी कि सर एनर्जी की एंट्री और एग्जिट तो अब भी पॉसिबल है, सिर्फ आपने मैटर को रोका है। जब बच्चों ये वाला केस आएगा, जब आप मैटर का एक्सचेंज रोक देंगे, अब आप चाहे कुछ भी करके रोकें, चाहे आप डोली लगा के रोकें, चाहे मैटर को ऐसे करके रोकें कि पानी भाई उड़ियो मत, चाहे कैसे ही रोको, अगर आपने मैटर को रोक दिया और एनर्जी को नहीं रोक पाए, देन इट इज कॉल्ड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जिया ने जैसा कहा, वो पानी नॉर्मल हो जाएगा 2 दिन बाद। तो सर आप जैसे भी करके कोई भी अपना सिस्टम जुगाड़ लगाओ, लेकिन अगर आपने सर मैटर को तो रोक दिया और एनर्जी को नहीं रोक पाए, तो सर वो वाला सिस्टम कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, मैटर की एंट्री एग्जिट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और दी एनर्जी की है पॉसिबल, पॉसिबल एंट्री और एग्जिट। मैं जानता हूं सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया है कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। अब लेके आते हैं बच्चों एक प्लास्टिक की बोतल, ये जो अपनी सिंपल पानी की बोतल आती है ये नहीं, बढ़िया वाला प्लास्टिक लेके आएंगे। बढ़िया वाले प्लास्टिक का सर क्या होता है, आप सर प्लास्टिक की एक लेयर लो, से इट इज 10 सेंटीमीटर थिक। अब सर आप क्या करो, इसके नीचे ना आग लगाओ मस्त, तो सर आप इसके ऊपर की तरफ हाथ रख लो, आपका हाथ रहेगा जी सेफ, आपका हाथ है सेफ। उसका सर कारण है ये ना सर, एनर्जी जो हीट की है इसका फ्लो ही नहीं होने देती, तो सर आपके हाथ तक जो है हीट नहीं पहुंचेगी। अच्छा जी, ये क्या प्लास्टिक, प्लास्टिक नॉट प्लास्टिक, इट इज प्लास्टिक, ठीक है। तो सर प्लास्टिक जो होएगा थर्मोफ्लास्क कह सकते हैं, बिल्कुल जो हमारी थर्मस की बोतल होती है। हालांकि रियल सिनेरियो में देखें तो वो भी एग्जैक्टली हीट को नहीं रोकते, लेकिन बहुत हद तक रोक लेते हैं। थर्मस के अंदर भी चाय जो है सर 5-6 दिन बाद तो ठंडी हो ही जाएगी, लेकिन इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। हीट को वो रोक लेता है काफी हद तक, ठीक है। अब आपको बहुत महंगा कोई सब्सटेंस लेके आना पड़ेगा जो मतलब 100% मतलब आपको हीट एनर्जी रोक दे, ठीक है। लेकिन समझने की बात ऐसी है कि अगर सर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले आऊं जिसके अंदर से सर एनर्जी इन या आउट नहीं हो सकती, और सर उस मटेरियल से मैं क्लोज्ड कंटेनर बना दूं, क्लोज सिस्टम नहीं बोल रहा, क्लोज्ड कंटेनर बोल रहा हूँ, बिल्कुल 6-7 घंटे के लिए तो बच्चे उस चीज को आइसोलेट कर ही देगा। तो सर आपने इसको क्लोज्ड कंटेनर बना दिया, इस मटेरियल का ऐसा मटेरियल लिया है सर जिससे जो है ना ही आपकी एनर्जी एंट्री मार सकती है ना ही एग्जिट मार सकती, उसके अंदर सर एनर्जी का कंडक्शन ही पॉसिबल नहीं है, और आपने सर ऊपर से लगा दिया ढक्कन। तब सर क्या है, आप इसके अंदर डालो मस्त गर्म पानी, और सर जब आप इसके अंदर गर्म पानी डालोगे तो फिर आप 2 घंटे बाद ढक्कन को खोल के गर्म पानी पी सकते हैं सर्दियों में। सर ये किस चीज का एग्जाम्पल है सर, इसके अंदर मैटर तो वैसे ही नहीं जा सकता क्योंकि ढक्कन बंद है, मैटर एंट्री और एग्जिट नॉट पॉसिबल। और सर जो बढ़िया वाला प्लास्टिक लाए हैं इसकी वजह से सर एनर्जी का भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एनर्जी एंट्री एग्जिट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सर इस टाइप का जो सिस्टम होता है ना सर, इसका नाम है सर आइसोलेटेड सिस्टम। सब बच्चे बताएंगे ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर है कि नहीं है? एंट्री एग्जिट का कार्यक्रम सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, यस और नो?
शुरू की बच्चे ही तो क्लास मजेदार है। उसके बाद मस्त यहाँ पे ग्राफ चलेंगे, मस्त यहाँ पे इक्वेशन चला करेंगे, तो 2-3 दिन सब लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्या ही है, फिर सर मैथ मैथ खेलेंगे और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैथ सर हमने सुना आपका खराब है, आपके नंबर भी कम आए थे, इतना आता है कि तुम्हारी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे ये डायग्राम दिखा रखा है ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। मुस्कान ने कहा हाँ सर खतरा तो है, ठीक है। बच्चों ओपन सिस्टम के अंदर क्या दिखा रखा है कि बच्चों आपकी हीट जो है बाहर जा सकती है, इसके अंदर दोनों साइड के साइन नहीं दिखा सकते, असल में तो ऐसा होना चाहिए डायग्राम, और डायग्राम मैंने ही गूगल से उड़ा के लगाया है, तो मैं क्या ही कहूंगी, किसी और ने लगाया होगा। तो इसके अंदर दोनों तीर होने चाहिए, एंट्री का भी और एग्जिट का भी, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि ऊपर का हम सब कुछ समझ चुके हैं, तो इस डायग्राम के ऊपर ज्यादा समय देने का फायदा नहीं है। इसने दिखा रखा है कि मैटर की मूवमेंट पॉसिबल है और हीट की पॉसिबल है, किसमें है जी, ओपन सिस्टम में ये दोनों चीजें पॉसिबल है। उसके बाद सर क्लोज के अंदर जो है हमारी सिर्फ हीट की यानी कि एनर्जी की मूवमेंट पॉसिबल है, मैटर नहीं जा सकता सर क्लोज से बाहर। और सर आइसोलेटेड के अंदर कोई भी चीज इन एंड आउट नहीं हो सकती, ना ही मैटर ना ही एनर्जी। ठीक है जनाब, ये चीज हो चुकी है हमारी क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, शायद स्टेट ऑफ गैस वगैरह आएगा। जी हाँ, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम बच्चों कुछ भी नहीं है, उसकी फिजिकल कंडीशन, उसकी फिजिकल कंडीशन डिफाइन होती है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। फिजिकल कंडीशन अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर अगर पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, जिसने नहीं पढ़ाया होगा, जिसके पास भी आपकी क्लास रही होगी, उनने कहा होगा स्टेट ऑफ मैटर, वहां पे स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था हमने, या स्टेट ऑफ गैस पढ़ा था, गैस के लिए हाँ स्टेट ऑफ गैस पढ़ा था। नहीं 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 सोनी, अभी ना स्टेट फंक्शन नहीं बोला जा रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम बोल रहे हैं, इसमें पाथ का कोई चक्कर नहीं है। स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब है आपके सामने जो सिस्टम रखा हुआ है वो किस फिजिकल कंडीशन में, गर्म है कि ठंडा है, बड़ा है कि छोटा है, प्रेशर से फटने वाला है कि नहीं फटने वाला है। दिस इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम एक किसी भी कोई भी आपने सिस्टम उठाया उसकी फिजिकल कंडीशंस बताता है कि फिजिकल क्या कंडीशन है जी, इतना बड़े साइज का है, इतनी वॉल्यूम ऑफ गैस है, या फिर जी गर्म है या ठंडी है, ये सब चीजें स्टेट ऑफ सिस्टम है, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम के अंदर सिर्फ फिजिकल कंडीशन पता चलेगी। सर स्टेट ऑफ सिस्टम को आप कुछ भी नहीं, सीधा सीधा एक इक्वेशन लिख के आप ऐसा लिख सकते हैं सर, स्टेट ऑफ सिस्टम इज physical condition of system. State of system is state of system equal physical condition of a system. Sir, this is defined by, किस चीज से पता चलेगा बच्चों इसका फिजिकल कंडीशन का, सर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये सर तीन चीजें होती हैं, इनको सर स्टेट वेरिएबल भी बोल देते हैं, दीज आर कॉल्ड सर स्टेट वेरिएबल। इनसे सर स्टेट ऑफ सिस्टम का हमें पता चलता है, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। अब बच्चों बात आती है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। बिल्कुल, पीवीटी, पीवीटी आर द स्टेट वेरिएबल्स, दिस डिफाइन द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। अगर आपको बताना है कि सिस्टम बड़ा है कि छोटा है, ये एक फिजिकल कंडीशन है, तो किससे बताओगे सर, आप कहोगे वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आपको बड़ा बताना है ना तो आप बताओगे कि वॉल्यूम ज्यादा है, सर वॉल्यूम इसको डिफाइन करती है। अगर सर आपको बताना है कि आपका सिस्टम ठंडा है कि गर्म है, तो सर आप टेम्परेचर बताओगे। अगर सर आपको गर्म बताना है तो आप कहोगे सर गर्म टेम्परेचर के हाई है हमारा टेम्परेचर, अगर गर्म सिस्टम है। स्टेट ऑफ सिस्टम किससे क्या डिफाइन होएगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कि स्टेट ऑफ सिस्टम से हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर बच्चों ग्राफ की बात करें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर एक सिस्टम का P1 V1 ये कॉमा है और ये 1 है, P1 V1 T1, ये सब तीनों चीजें सर जब एक जगह पे हम डिफाइन कर देते हैं, पीवी कर्व में सर डिफाइन कर रहा हूँ, सर पीवी कर्व में टी भी डिफाइन कर सकता हूँ, कर सकते हो बच्चों। इस पॉइंट के ऊपर आप क्या दिखा रहे हो, ये इसका सर प्रेशर हो गया P1 और ये V1 वॉल्यूम हो गया, और T1 आपने एक्स्ट्रा बता दिया कि इस पॉइंट के ऊपर T1 टेम्परेचर है। बच्चों ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इज स्टेट ऑफ सिस्टम, दिस इज वन स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर सर ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाए और सर यहाँ पे आ जाए P2 V2 और T2, अब सर कोई कंडीशन हो गई है जिसके अंदर प्रेशर की वैल्यू हो गई है P2 और सर वॉल्यूम घट के हो गई है, बढ़ के हो गई है V2, और सर टेम्परेचर जो है बढ़ा होगा घटा होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं PV को RT से। बाकी ये भी चेंज हो चुका है सर T2। तो बच्चों ये क्या हो गया, सेकंड स्टेट ऑफ फंक्शन, सेकंड स्टेट ऑफ सिस्टम, सॉरी सेकंड स्टेट ऑफ सिस्टम। ये सर उसी सिस्टम की एक दूसरी स्टेट है सर,
बच्चों ये होगी उस सिस्टम की दूसरी स्टेट। सर स्टेट का मतलब ये है कि P1 V1 और T1 की वैल्यू अगर किसी चीज की बदल जाती है सर उसका स्टेट बदल जाता है। हाँ जी बच्चों बदल जाता है। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनको पाथ से फर्क पड़ता है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पाथ और प्रॉपर्टी, अच्छा हाँ आवाज थोड़ी सी बीच में गायब हो गई। सर पाथ और प्रॉपर्टी क्या होती है? सर पाथ और प्रॉपर्टी का बच्चों कहानी ऐसी है कि मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मेरा जो ये कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम थी और T1 टेम्परेचर था। मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया। इस कंटेनर के अंदर जो गैस थी, यहाँ पे पिस्टन लगा रखा है, मान लो इस पिस्टन को मैंने ऊपर खींचा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सर वॉल्यूम हो गई इंक्रीज। अब सर इस केस के अंदर मेरी वॉल्यूम जब इंक्रीज हुई सर प्रेशर और टेम्परेचर में भी कुछ चेंज आया होगा, P2 B2 और T2। ठीक है सर एक बात बताओ, ये जो P2 है अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ स्टेट 2 तो सर आंसर आएगा P2। फिर सर मेरे से पूछा जाए क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि पिस्टन को धीरे धीरे खींचा गया, पिस्टन को एक झटके में खींच दिया, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि प्रेशर P2 बदल जाता? अगर एक झटके से खींचता तो क्या P3 प्रेशर हो सकता था, या धीरे धीरे खींच रहा हूं उससे P2 या P3 प्रेशर बदल सकता है? आप लोग कहोगे सर नहीं बदल सकता, प्रेशर तो सर प्रेशर है, प्रेशर के ऊपर सर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी ने लिखा है डो नॉट डिपेंड ऑन पाथ बट ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। एग्जैक्टली ये जो प्रेशर है इस सर प्रेशर को इसी बात से फर्क पड़ता है कि अब इसकी क्या फिजिकल कंडीशन है। ये सर स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, इसे नहीं कोई मतलब इसका प्रेशर कैसे चेंज हुआ है, इसे इसी बात से मतलब है कि जी अभी क्या है। यानी कि बच्चों जिस भी प्रॉपर्टी को हिस्ट्री से फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्टेट के अंदर जो चेंज हुआ पीछे कहां से आया इससे फर्क नहीं पड़ता, और पीछे से आते टाइम किस प्रोसेस से चेंज होके आया, बीच में क्या क्या वैल्यूज थी इस प्रॉपर्टी की या किसी और भी प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से अगर सर इस प्रॉपर्टी को इस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता देन सर इट इज अ स्टेट फंक्शन। और सर अगर इस कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको फर्क पड़ता है, मैं बताऊंगा वो कौन सी प्रॉपर्टी है। सर अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको फर्क पड़ता है कि शुरू में कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी या फिर शुरू में पीवीटी की क्या वैल्यू थी, और सर उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि जब प्रोसेस चल रहा था तब बीच में पीवीटी की क्या वैल्यू थी। सर जो ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको सारी महाभारत से मतलब है सर वो कहलाती है पाथ फंक्शन। उसको चाहिए सर सारा का सारा पाथ, उसे पाथ पता चलना चाहिए तभी वो डिफाइन होगी। यानी सर अगर मेरे को किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बतानी है, इंटरनल एनर्जी सर होती क्या है पहले ये बता दो। बच्चों कोई भी चीज है ना, दुनिया में कोई भी चीज है वो अपने साथ एनर्जी लपेट के बैठी है। मैं हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है जी, उसी एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ, उसी एनर्जी से मेरे हाथ हिल रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरी क्या है इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होकर आ रही ना। मेरा हाथ यहाँ पे ऐसे स्टेबल है, अब मूवमेंट करने लग गया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई हैंड। तो बच्चों ये एनर्जी कहाँ से आई होगी, मेरे अंदर बच्चों कोई इंटरनल एनर्जी है। तो हर चीज के अंदर बच्चों इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है बच्चों किसी भी एक सिस्टम की होगी, इस टाइम पे कहो मेरे अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है, तो बच्चों किस चीज से पता चलेगा, द पाथ। कल मेरी स्टेट क्या थी, कल आज सुबह देखो, आज सुबह मैं क्या था, भूखा था, मैंने रोटी खाई, तो आज मेरे सिस्टम के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। और सर अगर हमने पूरे दिन कोई रोटी नहीं खाई सिर्फ पानी पिया तो मेरी स्टेट का जो चेंज हुआ पूरे दिन में उसका पाथ आज क्या हो गया, पानी, खाना नहीं है, तो मेरी एनर्जी कम होगी। यानी कि सर आप जो है आपकी जो स्टेट है इसको सर आप डिफाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल सोनी कह रही सर सिर्फ पानी पी के आओगे व्रत करके तो फिर सर एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि मेरी जो स्टेट है इंटरनल एनर्जी की पर जो मेरे कमेंट करने पे मैं आऊंगा इस स्टेट के ऊपर, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मेरी हिस्ट्री क्या है ओवर द डे। डे की स्टार्टिंग में मेरा पेट खाली था, मैं भूखा था कि नहीं था, हो सकता है मैं रात को इतना ठूस के सोया हूँ मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, तो मेरी इनिशियल स्टेट के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और बीच में पूरे दिन में अगर मैंने ठूसा है तो भी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर नहीं ठूसा है तो मेरी एनर्जी कम होगी। यानी सर जो ऐसी चीजें हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं वो सर कहलाती है पाथ फंक्शन, ठीक है जी। पाथ फंक्शन सर क्या क्या होते हैं, एक तो सर आपने एनर्जी का नाम ले दिया, तो बच्चों इंटरनल एनर्जी जो होती है मेरा पाथ फंक्शन। एक चीज होती है बच्चों वर्क, वर्क क्यों पाथ फंक्शन है, ये जब हम वर्क पढ़ लेंगे ना कैसे वर्क निकालते हैं, वर्क क्या होता है, तब हमको समझ में आ जाएगी वर्क पाथ है, पाथ फंक्शन क्यों है, पाथ डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है। तो अभी के लिए तो आपको इतना समझ में आ गया सर जी कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन के बच्चों एग्जांपल है प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, ठीक है। आपका अगर पानी गर्म है उसका टेम्परेचर कितना होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पानी को 3 दिन में गर्म किया गया कि उसको 1 घंटे में गर्म कर दिया गया,
वो गर्म है तो गर्म है, उसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको 3 दिन में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे लाया गया कि 1 घंटे में उसे बॉईल करके 100 डिग्री पे ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज अ स्टेट फंक्शन। ऐसे ही सर वॉल्यूम है, अगर सर मैं गोल हूं, अगर सर मैं गोल हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले सर मैं गोल नहीं था कि था, या बीच में मैं कैसा था, मैं गोल हूं तो गोल हूं। जैसे कि मैं लकड़ी की तरह सीधा हूं, मैं पतला हूं तो मैं सीधा हूं। तो सीधा जो लकड़ी टाइप आदमी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी जमाने में मोटा रहा होगा, आज वो पतला ही है। ऐसे ही बच्चों जो वॉल्यूम है, ये क्या होगी, मेरी वॉल्यूम होगी, गोल और पतला इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिस्ट्री क्या थी। तो सर जिस भी चीज को हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर वो हो गया स्टेट फंक्शन। सर जिसको इस बात से फर्क पड़ता है कि पाथ क्या था, वो हो जाएगा सर पाथ फंक्शन। पाथ के सर आपने एग्जांपल लिख रखे हैं हीट एंड वर्क। एक सर आपने इंटरनल एनर्जी बोला है, इंटरनल एनर्जी भी बच्चों पाथ फंक्शन होती है। हीट एंड वर्क बच्चों आपको समझ में आ जाएगा जब आप हीट एंड वर्क निकालना सीखेंगे, जब आपको फर्स्ट लॉ से जस्ट पहले पढ़ाया जाएगा कि वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करें, या फिर हीट का कैलकुलेशन कैसे करें। हीट जो होता है आपका, हीट हीट नहीं, डेल यू जो होता है, डेल यू का फॉर्मूला होता है एन सी डेल टी। हीट का होता है शायद सी डेल टी एंड ऑल दैट, मतलब जो भी है आगे जाके पढ़ेंगे, मैं पढ़ के नहीं आया ना आगे का, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं ढंग से, पता चले गलत बता दूं क्या फायदा, आपको गलत पता चलेगा, मेरी बेइज्जती होगी। तो मुद्दे की बात सर इतनी है कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन हमें समझ आ चुके हैं। चलो जी, ये बच्चे एक छोटा सा ग्राफ दिखा रखा है। ग्राफ में क्या कह रहे हैं कि सर ये स्टेट 1 थी और ये स्टेट 2 थी, और सर 1 से 2 पहुंचने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हैं सर, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में घूम के भी वापस 2 पे आ सकते हैं। सर कितने भी पाथ हो सकते हैं, अगर कोई फंक्शन पाथ डिपेंडेंट है तो सर 2 के ऊपर उसकी वैल्यू अलग अलग मिलेगी, अलग अलग पाथ से आने पर। खेला खत्म, स्टेट और पाथ का मामला हो गया खत्म। हाँ जी, सब बच्चे बताएंगे स्टेट एंड पाथ समझ में आ गए। ओके ओके, आगे चलेंगे हम। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का बच्चों बहुत बढ़िया एग्जांपल है, 200 किलो लोहा और 1 किलो लोहा। लोहा सब समझते हैं, लोहा ठीक है। सबसे ज्यादा दुनिया में लोहा ही लगा हुआ है सर। स्टील का गिलास, स्टील की बिल्डिंग, अंदर सारा सरिया भर रखा है लोहा। तो बच्चों 200 किलो जो लोहा है और 1 किलो जो लोहा है, क्या इस लोहे के टेम्परेचर को इस बात से फर्क पड़ता है? अगर मैंने 200 किलो, बिल्कुल आयरन, कुछ अलग अलग फॉर्म जरूर होती है, स्टील भी ऑलमोस्ट आयरन है, Fe, ठीक है। हम तो केमिस्ट्री वाले तो हमें तो पता ही है Fe होते हैं, ठीक है। फिजिक्स के मास्टर को शायद ना पता हो, ठीक है, जैसे मुझे मैथ नहीं आता, मैथ के मास्टर को मैथ आता है। तो लोहा जो सर एक टेम्परेचर के बाद आपने एक कमरे के अंदर 200 किलो लोहा रख रखा है और सर 1 किलो लोहा रख रखा है, इसका जो सर टेम्परेचर है दोनों का सर सेम मिलेगा। वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता कि मैं 200 किलो का हूं कि मैं 1 किलो का हूं। सर टेम्परेचर को अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। द वर्ड अमाउंट डिफरेंशिएट्स बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। सर अगर किसी प्रॉपर्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस भी चीज के ऊपर उसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे सर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 200 किलो लोहे पे और 1 किलो लोहे पे, एक प्रॉपर्टी उठाइए सर टेम्परेचर, इसको डिफाइन कर रहे हैं सर, इस प्रॉपर्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लोहे का अमाउंट कितना है, तो सर ये प्रॉपर्टी कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। कोई भी चीज बच्चों हम स्टडी करते हैं, किसी भी चीज के लिए डिफाइन करते हो, बन जाता है हमारा सिस्टम। ये लोहे भी हमारे सिस्टम है, ये लोहा जो है हमारा सिस्टम है। 200 kg और 1 kg लोहा इज अवर सिस्टम। सो इन दिस सिस्टम बच्चों, हमारी टेम्परेचर प्रॉपर्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इसका अमाउंट 200 किलो है कि 1 किलो है। सो दिस इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली बच्चों, हमारा जो प्रेशर होगा, अलग अलग चीजें हैं। अभी मैंने सॉलिड लिया, इसके लिए मैं टेम्परेचर डिफाइन कर सकता हूँ, प्रेशर डिफाइन करने इसके लिए कुछ खास अच्छा लगता नहीं है। अच्छा डेंसिटी है बच्चों, अगर इसकी डेंसिटी है, सो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है जी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सर डेंसिटी जो है आप गूगल कर सकते हो, 200 किलो जो सर लोहा है उसकी डेंसिटी भी सेम मिलेगी। आप ऐसे गूगल पे लिखिए सर डेंसिटी ऑफ 200 kg स्टील, और फिर लिखिए सर डेंसिटी ऑफ 1 kg स्टील, सर सेम आंसर आएगा। सर डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है, डेंसिटी को इसी बात से फर्क पड़ता है कि आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है। सिमिलर से टेम्परेचर जो है ना, उसको भी इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है। आप सर यहीं पे 200 किलो रुई ले लो, सर उसका टेम्परेचर अलग मिल सकता है। आप सर 200 किलो रुई को ना बाहर गांव में
बाहर धूप में ले जाके रख दीजिए और 200 किलो लोहे को रख दीजिए। सर जो 200 किलो लोहा होगा ना उसका टेम्परेचर आपको अलग लगेगा, वो सर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। सर ये टाइप ऑफ सब्सटेंस पे तो जो है हमारी मैटर कर सकती है, लेकिन सर जो अमाउंट है उस पे मैटर नहीं कर सकती। ठीक है जी। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है अमाउंट पे मैटर नहीं कर सकती। एग्जांपल क्या है सर, टेम्परेचर हो गया बच्चों, डेंसिटी हो गया, कलर भी बच्चों, कलर को इस बात से थोड़ी फर्क पड़ता है। मेरा 200 केजी स्टील का जो बार था वो 1 केजी स्टील के बार का सेम कलर मिलेगा, कोई अलग अलग कलर थोड़ी हो जाएगा वेट चेंज होने से। तो सर ये लोग जो है ये सब्सटेंस की अमाउंट पे जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, ये कहलाते सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों एक बात बताऊं कि 200 किलो जो आप फिर से स्टील उठा रहे हो सर, स्टील जो है एक ही एग्जांपल बढ़िया है, लोहा उठा लिया और ये फिर से लोहा, क्या बच्चे इसकी जो वॉल्यूम है, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये डिपेंड करता है। सर 200 किलो जो है आप बैग में रख के नहीं ले जा सकते, उसकी सर इतनी वॉल्यूम ही नहीं है कि इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर ले। और सर 1 किलो का आप बैग में रख के ले जा सकते हो। यानी कि सर ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सर इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। सर 200 किलो को आप उठा नहीं सकते और सर 1 किलो को उठा सकते हो, यानी कि सर इसका जो मास है ना ये भी इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि सर ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव क्या होता है सर, मतलब जो भी कोई प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी सर कोई भी प्रॉपर्टी यदि ऐसी है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो सर नहीं करती वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, वेरी सिंपल। एग्जांपल मास एंड वॉल्यूम, और नीचे अभी नीचे ना एक टेबल दे रखी है उसके अंदर और भी एग्जांपल्स है, लेकिन एक्सटेंसिव के अंदर आप दो ही एग्जांपल्स को भी अच्छे से जानते हो, मास को और वॉल्यूम को। हाँ ये टेक्निक है, ये टेक्निक है। मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ जो मुझे पता है कि आप लोग क्या पूछ सकते हो, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैंने यार, ऐसे ही सीखा, मेरा मास्टर ऐसे ही पढ़ाता, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो हाँ जी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हो चुका है आप लोगों को क्लियर कि सर अमाउंट पे डिपेंड होएगा तो क्या होगा। अब ना इंटेंसिव के अंदर ये स्लाइड बनाने वाले ने एक चीज लिख दी कंसंट्रेशन नाम की, वो 5 मिनट ले जाएगी मेरे, अगर ना लिखी होती रील काट के निकल लेते। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि थैंक यू, मेरे को पता है मैं बहुत ही कॉमेडी टाइप आदमी हूँ। ठीक है, तो बच्चों इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती है, मैंने क्या किया है, पानी के अंदर लिया बच्चों मैंने NaCl, NaCl जो है वाटर के अंदर डाल लिया है। बच्चों अगर मैं 2:, बहुत बेकार नंबर लिया है, 4:6, हाँ 4:6 के रेशो में मैं ले रहा हूँ। यानी कि सर अगर मेरा ये जो नमक प्लस वाटर का सोल्यूशन है इसका वेट है सर मान लो 10 kg, तो सर इसके अंदर से 4 kg जो है मेरा NaCl होगा और सर 6 kg जो है वो होगा सर मेरा वाटर। सर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो इस वाले सिस्टम का जिसके अंदर 4:6 का कंसंट्रेशन है, ये सर कंसंट्रेशन है, रेशो सर कंसंट्रेशन होता है। आप इससे कंसंट्रेशन अलग अलग डिफाइन कर सकते हो सर, मोलैरिटी डिफाइन कर सकते हो, मोलैलिटी डिफाइन कर सकते हो एंड ऑल दैट, दीज ऑल डिपेंड ऑन द रेशो ऑफ मोल्स। सर रेशो ऑफ मास आल्सो गिव्स द रेशो ऑफ मोल्स। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो कंसंट्रेशन है उससे इसका एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, आप अभी 12th में नहीं हो, जब 12th का चैप्टर आएगा तो आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक होता है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव नाम का चैप्टर होता है, उसके अंदर एक टॉपिक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली बच्चों जब आप किसी लिक्विड के अंदर कोई भी चीज मिक्स करते हो तो उसका कंसंट्रेशन बदल जाता है, और जब कंसंट्रेशन बदलता है तो बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कब बढ़ता है कब घटता है बच्चों ये उस चैप्टर की बात है, मैंने नहीं पढ़ रखा है, मेरे को इतना पता है कि चेंज हो जाता है। सर अगर चेंज हो जाता है तो सर 4:6 रेशो वाला जो कंसंट्रेशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सर अलग मिलेगा, और सर 10:16 वाले का अलग मिलेगा, सर इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग मिलेगा। तो सर बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब सर एक बात बताओ, आपने जो ये 4:6 का लिया, आपने यहाँ पे 10 kg लिया, अगर सर आप यहाँ पे 20 kg ले लेते और रेशियो रखते सेम 4:6, तो सर इस केस में क्या होता, आपके पास 8 kg NaCl होता, और सर 6 दूनी 12 kg हो जाता सर वाटर। तो सर इस केस के अंदर क्या बॉइलिंग पॉइंट अलग होता इस वाले केस से जिसके अंदर आपने सर 10 kg लिया, नहीं होता। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन सर कंसंट्रेशन पे कर रहा है। सर अगर आपने यहीं पे 10 kg ले लिया होता लेकिन इसका रेशियो क्या है सर 10:16,
तो सर इसके अंदर जो है कंसंट्रेशन चेंज की वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया। भले ही सर अमाउंट सेम है लेकिन फिर भी बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो सर इसको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, बॉइलिंग पॉइंट को सर अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। तो सर है तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी को भी जो है कंसंट्रेशन से फर्क पड़ जाता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर बच्चों कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है। ये एक्स्ट्रा लाइन इसके अंदर लिखी हुई है, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्या समझ में आया बच्चों कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता उसको कंसंट्रेशन से फर्क पड़ सकता है, उसके कंपोजिशन से फर्क पड़ सकता है। ठीक है, बताएंगे सब बच्चे। क्योंकि बच्चों एक तरीके से अगर आप सोचो ना, कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब है चीज ही बदल गई। कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब है सर चीज बदल गई। सर कैसे बच्चों? देखो हम ना कई अलॉयज बनाते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम छोड़ो, स्टील की बात करते हैं। आप लोग अभी नहीं सुनोगे, अगर किसी की किस्मत ज्यादा ही खराब हुई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गया, खराब इसलिए कि फेल बहुत करते हैं यार वहां पे, जो कोई नहीं पढ़ता उसको फेल कर देता है। मतलब वो एक अलग बात है कि करना चाहिए लेकिन कर देते हैं, बड़ा दुख होता है। तो स्टील जब बच्चों हम पढ़ते हैं तो स्टील के अंदर प्योर जो आयरन होता है ना बच्चों, प्योर एफी, दैट इज वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसके अंदर बच्चों कार्बन मिक्स किया जाता है इसको हार्ड बनाने के लिए। तो बच्चों अलग अलग टाइप के स्टील जो होते हैं उनके अंदर Fe कार्बन का रेशियो अलग होता है। ठीक है, तो बच्चे रेशियो अलग होना क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। बट अगर आप इसको बड़े स्केल पे देखो तो इस वाले का नाम होता है लो कार्बन स्टील, जिसके अंदर कम कार्बन होता है लो कार्बन स्टील, जिसके अंदर ज्यादा होता है बच्चों उसके अंदर होता है हाई कार्बन स्टील। तो सर ये जो है ना इनकी अपीयरेंस अलग लगेगी सर आपको, ये इनकी प्रॉपर्टीज ही अलग लगेंगी सर, ये तो सब्सटेंस ही अलग हो गया। तो इसका मतलब बच्चों मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द सब्सटेंस, सब्सटेंस के हिसाब से बदलेंगी, अमाउंट के हिसाब से नहीं बदलती। यानी सर कंसंट्रेशन बदलने का मतलब सब्सटेंस चेंज ही है सर। तो सर सब्सटेंस चेंज के साथ तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो ही सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर, पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर है, कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है जनाब, ये सब चीजें हो चुकी है क्लियर, सबको हो गई होंगी क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन की वजह से क्यों बदल जाती है ये भी हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया सर। कंसंट्रेशन चेंज करने की वजह से सिस्टम ही चेंज हो जाता है, सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, अगर ये समझ में आ गया तो फिर ये लिस्ट देख लो, और ये लिस्ट देख के देखो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन पता नहीं, आपने फिजिक्स के अंदर चैप्टर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स तब पढ़ोगे, और विस्कोसिटी भी फ्लूइड में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो 6 चीजें हैं ये तो आपको अच्छे से आती है। ठीक है, इन 6 चीजों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के 6 एग्जांपल जो है जिनको आप जानते हो ये हो गए। इसके अंदर बच्चों आप दो ही चीजों को जानते हो अभी, मास और वॉल्यूम। बाकी जो चीजें हैं ये सब अलोंग द थर्मोडायनेमिक्स आप सब जान जाओगे। थर्मोडायनेमिक्स आपका जीवन बदल देगा जब खत्म होएगा, आपको नई नई चीजें पता चल जाएंगी। सोनी को सरफेस टेंशन भी पता है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ी अचीवमेंट की भी बात है, क्योंकि मेरे को सरफेस टेंशन 12th पढ़ने के बाद पता चला था। जब मैं 13th में प्रिपरेशन करने गया था तब मैंने 11th से दोबारा पढ़ी थी। तो फ्लूइड वगैरह जैसे चैप्टर होते हैं ना 11th को बच्चे सीरियस नहीं लेते, तो जो आधी 11th के बाद का टाइम होता है ना वो चैप्टर तो लगभग साफ मिलता है। तो सरफेस टेंशन आपको पता है, बड़ी अच्छी बात है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सरफेस टेंशन का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे जब हम बता देंगे कि देखो हमने बताया था ना उधर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। टीचर सर सोनी के आगे पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, तो बच्चे एग्जांपल्स हो गए इंटेंसिव के और एक्सटेंसिव में। चलिए साहब आगे चलते, टाइम होता जा रहा है, टाइम होता नहीं जा रहा, टाइम हो चुका है खत्म। तो 10 मिनट बच्चों और रुकेंगे, 10 मिनट में बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया मैंने, अब जल्दी जल्दी चीजें बताऊंगा। देखो बच्चों प्रोसेस क्या होता है, जो मैंने पाथ की बात करी ना कि सर पाथ क्या है, वो पाथ ही प्रोसेस है। किसी भी दो स्टेट्स के बीच में जो इंटरचेंज होएगा उस इंटरचेंज के बीच में जो जो सिचुएशंस होंगी वो सिचुएशन बच्चों प्रोसेस है। वो पाथ जो है वो प्रोसेस भी है, उसको प्रोसेस भी बोल सकते हो। यानी कि प्रोसेस बाय विच सिस्टम कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सर दो स्टेट के बीच में जो एक्सचेंज होएगा वो सर उसका प्रोसेस कहलाता है, जिस भी तरीके से वो चेंज होके आएगा ना वो प्रोसेस कहलाता है। ठीक है जी, प्रोसेस सबको पता है सर, तेज से पिस्टन खींच दो और सर धीरे धीरे खींच दो, ये दो अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है सर, स्टार्टिंग में सर जो आपका इस पिस्टन का पीवीटी है, ठीक है सर, और बाद में आपका P2 V2 और T2 है। इसको सर इस बात से भले ही फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिस्टन तेज आया था कि धीरे आया था,
लेकिन सर आपको पता है कि आपने पिस्टन को तेज खींचा था, इसका मतलब सर पिस्टन को तेज खींचना इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस, सर धीरे धीरे ऊपर लेके आना इज अनदर काइंड ऑफ प्रोसेस। ठीक है जी, तो प्रेशर का सॉरी प्रोसेस का समझ में आ गया कि जैसे आपने जो भी सिचुएशन के चेंजेस लेके आए हो आप वन स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंचने के लिए, द सेट ऑफ ऑल दोज कंडीशंस इज नोन एज प्रोसेस। कमिंग टू बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों हम चार तरीके के प्रोसेस पढ़ेंगे, वैसे तो दुनिया में इनफाइनाइट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है जी। हमारे काम के जो मेन मेन आएंगे हम वो चार पढ़ लेते हैं, पांचवा और है वो भी देख लेंगे, वो कोई ऐसे मतलब अर्जी फर्जी बना रखा है, उसके अंदर इतना कुछ अलग नहीं है, ठीक है। प्रोसेस जैसा प्रोसेस नहीं है, वो साइकिल है बेसिकली, सबको पता है, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर बच्चों चार प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर जो तीन है उनका नाम है आइसो। आइसो के अंदर थर्मल है, आइसो के अंदर बारिक है, और आइसो के अंदर कोरिक है। पीवीटी से इनका लेना देना है, थर्मल के नीचे पी लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पी का चेंज या पी का कांस्टेंट होता है इसके अंदर, वैसे ही लिख दे पीवीटी, ठीक है। बच्चों तीन आएंगे, थर्मल, बारिक और कोरिक। इन तीनों के अंदर आइसो का मतलब बच्चे कांस्टेंट है, बिल्कुल जिया ने बताया आइसो का मतलब कांस्टेंट। आइसो का मतलब बच्चा कांस्टेंट है, पीछे का जो भी सफिक्स लगेगा, थर्मल लगेगा उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, बारिक लगेगा आपको पता है बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, उसके अंदर सर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। कोरिक लगेगा सर, इसका कोई लेना देना वॉल्यूम से नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तीनों बताता हूँ, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होगा बच्चों, आप अगर P1 V1 और T1 से किसी चीज को P2 V2 और T2 में ले जाओ, एंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, शुरू में सॉरी T1, शुरू में इसका टेम्परेचर T1 था, बाद में भी T1 है, एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस इट वाज T1, यानी सर पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सर नो टेम्परेचर चेंज, तो सर इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। सर यदि टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा जी बच्चों, डेल टी क्या होता है? डेल टी होता है टी एफ माइनस टी आई, और डी टी क्या होता है? डी टी भी सर टी एफ माइनस टी आई होगा, लेकिन सर इनिशियल और फाइनल बहुत नजदीक की स्टेजेस होगी, यानी कि डी सर बहुत स्मॉल चेंज को दिखाता है और डेल टी सर ओवरऑल कंप्लीट चेंज को दिखाता है, यानी कि सर डी टी और डेल टी, अगर सर आप ओवरऑल देखोगे टी फाइनल वाज T1 माइनस टी इनिशियल वाज T1, सर फाइनल में क्या था मेरा T1 टेम्परेचर था, इनिशियल में सर T1 था, यानी कि जीरो, सर इस चीज को बोलते हैं डेल टी, यानी कि सर आइसोथर्मल जो प्रोसेस होगा उसके अंदर सर डेल टी की जो है वैल्यू जीरो होगी, पक्का जीरो होगी। dt, dt जो बच्चों बीच में किसी टाइम पे डिफाइन होगा, यानी कि थोड़ी सी देर के लिए अगर आप देखोगे थोड़ी सी देर में क्या चेंज आया, अगर आप dt डिफाइन करोगे तो वो भी बच्चों T1 माइनस T2, T1 माइनस T1 इक्वल जीरो आएगा। सर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर दोनों की दोनों चीजें होती हैं जीरो। चेंज इन टेम्परेचर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप कोई भी दो पॉइंट ऑफ टाइम उठाओ उनके अंदर सर चेंज ऑफ टेम्परेचर आप अगर निकालोगे तो जीरो आएगा, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर सर, दैट इज कॉल्ड बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस। सबको क्लियर है? ये क्लियर बोलते ही आप दो और चीजों को क्लियर बोल दोगे, आइसोबारिक को भी और आइसोकोरिक को भी। आइसोबारिक के अंदर आपको प्रेशर को कांस्टेंट मान लेना है, नो चेंजेस, और आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम को कोई चेंज नहीं। सर आइसोकोरिक का एग्जांपल लो, वही चीज सर, बिल्कुल फर्जी काम, V1 और T1, सर आप इसको किसी प्रोसेस से चेंज करके लाए और इसके सर जो प्रेशर है वो P2 हो गया है, वॉल्यूम सर अभी भी V1 है, और सर टेम्परेचर हो गया अब T2। सर जब आपने ये प्रोसेस लगाया इसके ऊपर, ड्यूरिंग एंटायर दैट टाइम सर इट्स वॉल्यूम वाज V1, सर इसकी वॉल्यूम कभी चेंज ही नहीं हुई, सर नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो सर ये वाला जो प्रोसेस है ना सर, इसका नाम हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सर इसके लिए डीवी और डीटी दोनों, डीवी डेल वी, डेल वी और सर डीवी, इन दोनों की सर वैल्यू मिलेगी आपको पक्का पक्का जीरो। सर किसी भी स्टेज के ऊपर लगा के देख लेना, दो अलग अलग टाइम की वॉल्यूम्स का अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे ना तो सर आपको आंसर मिलेगा जीरो। ठीक है जी, ये हो गया बच्चों आइसोकोरिक प्रेशर। आइसोकोरिक के बाद बच्चों आइसोबारिक के अंदर क्या करेंगे सर? सर आपने P1 V1 और T1 से सर कुछ चेंज किया होगा, और सर आप उसका प्रेशर P1 ही रख दोगे, वॉल्यूम कर दोगे V2 और टेम्परेचर कर दोगे T2। हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही पकड़े एकदम। सर पूरे टाइम के अंदर पक्का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं होएगा, तो सर इसके अंदर क्या होगा? नो चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है जी। और डीपी और डेल पी,
रहेगा 0। इसका नाम क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों यहां तक बताएंगे सबको सब समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? जल्दी से। फिर एडियाबेटिक और बता दूंगा, फिर साइक्लिक और बता दूंगा 4 मिनट में, और फिर खत्म करेंगे। क्लियर? मुस्कान भारद्वाज, क्या ये क्या वो तो नहीं कि क्या चल रहा है इस क्लास में? सब बता दो जी। सभी बताएंगे, सभी बताएंगे। दो दो चीजें और है, पूरा नहीं कर रहे यार, आज ना लेट हो जाएंगे, बाकी बच्चों को सोना भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस खींचना अपना काम है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको प्लास्टिक की बात करी थी। अगर आप क्या करो, आप एक सिस्टम ले रहे हो, हाँ ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ ये दो, ठीक है, ये दो प्रोसेस एडियाबेटिक और साइक्लिक, दो, सिर्फ 11:30 से चलेगा मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों मैंने क्या किया, प्लास्टिक का कंटेनर लिया। ये जो कंटेनर है प्लास्टिक का, इसके अंदर एक और कंडीशन है, इसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है। तो सर आप कह रहे हो P1 V1 और T1, तो क्या होगा सर? मैंने क्या किया कि मैंने इसको किसी प्रोसेस से चेंज किया, T2 V2 और T2 में। सर इसका जो है टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर आपने चेंज किया, और सर इसके ऊपर कोई प्रोसेस लगाया। सर इस प्रोसेस के दौरान मैंने पूरे टाइम इस कंटेनर से नजर नहीं हटाई, और सर मेरे पास एक डिवाइस था जिससे मैं देख सकता हूँ कि इससे एनर्जी निकल रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। सर उस डिवाइस ने बताया पूरे प्रोसेस के दौरान ना ही कोई एनर्जी एग्जिट हुई, ना ही कोई एनर्जी इनपुट हुई। हीट एनर्जी की बात चल रही है सर, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी एनर्जी इन नहीं हुई, हीट एनर्जी, और कोई भी हीट एनर्जी आउट नहीं हुई, इस टाइप का प्रोसेस बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। यानी सारे चेंजेस आ गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आपका बदल गया, लेकिन सर कभी भी मुझे हीट इससे बाहर निकलती नहीं दिखी, और कभी सर इसके अंदर एंट्री लेती नहीं दिखी। बच्चों उस केस के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर डेल क्यू इक्वल 0 लिख रखा है, डी क्यू इक्वल 0 लिख रखा है। इस डी क्यू इक्वल 0 की जो कहानी है वो हम हीट पढ़ने के बाद समझेंगे, व्हाट इज डी क्यू। ठीक है, अभी आपको हीट निकालना नहीं आता, लेकिन हीट समझ में आता है कि सर सिस्टम से हीट निकल रही हो सकती है कि एंटर हो रही होती है, कितनी हो रही है वो नहीं पता होता है, बिल्कुल नो पॉसिबल एक्सचेंज ऑफ हीट। उस प्रोसेस को बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है जी, इसके लिए डी क्यू इक्वल 0 होता है। कैसे होता है डी क्यू, क्या मतलब होता है सर? ये हीट में बता देंगे, ठीक है, जब हीट पढ़ लेंगे ना, हीट कैलकुलेट करना, तब बता देंगे कैसे डी क्यू इक्वल 0 हुआ। ठीक है जी, ये बच्चों ये हो गया। ये डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ दिखा रखा है, कुकर खोलोगे तो आइसोबारिक, कुकर बंद रहेगा तो आइसोकोरिक, आइसोथर्मल केस के अंदर कुछ दिखा दिया होगा कि कोई ऐसे मटेरियल का बना है जिससे टेम्परेचर बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब चीजें अलग बात है। एक और पॉइंट है बच्चों, ये जो कुकर दिखा रखा है ना आपको ओपन, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर से कनेक्शन में है। एटमोस्फेरिक प्रेशर से कनेक्शन का मतलब है बाहर की जितनी भी एयर है, हमारी पूरी अर्थ के अंदर एयर की लेयर है एटमोस्फेयर के बाद, ये क्या बनाती है बच्चों? एटमोस्फेरिक प्रेशर बनाती है। अगर कोई भी सिस्टम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो वो हमेशा आइसोबारिक होगा। ठीक है, ये आपको रट लेना है। क्यों होगा, समय समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। सर अगर कोई भी सिस्टम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा तो फिर सर वो आइसोबारिक प्रोसेस ही कर सकता है, क्योंकि सर उसका जो है प्रेशर रहेगा हमेशा कांस्टेंट। कितना रहेगा सर? 1 एटीएम। 1 एटीएम इज द प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको। सर हमेशा इसका प्रेशर इतना ही रहेगा। ठीक है, ये बात बच्चों चारों के चारों प्रोसेस अगर हमारे क्लियर हो गए, तो मैंने क्योंकि आपको स्टेट बड़े अच्छे से समझाया। ठीक है बच्चों, मान लीजिए मेरी कोई स्टेट है P1 V1 और T1। बच्चों इस स्टेट से मैंने एक प्रोसेस लगाना शुरू किया, वो प्रोसेस लगाया, इसका बीच में PV, ये PV कर रहा है। ठीक है, इसका बच्चों PV चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग P है, P2 V2, यहाँ पे P1 था बच्चों, यहाँ पे कुछ और होगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर कुछ और होगा, P3 V3 ऐसे करके। यानी सर आपने इसके ऊपर एक प्रोसेस लगाया, उससे सर इसकी स्टेट चेंज शुरू हुई। ठीक है, इसकी स्टेट चेंज शुरू हुई और फिर सर आपने प्रोसेस लगा लगा के कुछ ऐसा किया कि फाइनली सर इसकी स्टेट फिर से वही हो गई। सर आपने जब अपना प्रोसेस खत्म किया तो स्टेट फिर से वही हो गई। बच्चों इस टाइप का जो प्रोसेस होगा ना, इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, जिसके अंदर आपने जिस स्टेट से शुरू किया था, भले ही बीच में आपका पाथ जो है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आए हो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के ऊपर, एंड में आपका सेम वही स्टेट आ गया, पीवीटी की वैल्यू सेम हो गई है बच्चों, वो प्रोसेस कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस। वेरी सिंपल। इसका कोई एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अभी उसमें नहीं घसीट रहे। कम्स बैक एट इनिशियल, सीधी सी बात है सर, फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, घूम फिर के घर को वापिस आना इज कॉल्ड सर साइक्लिक प्रोसेस।
दिस इज बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। इसके लिए भी ये दो चीजें हैं, इसके लिए क्या जीरो हो गई, दोनों आप रट लेंगे क्योंकि ना ही आपको अभी डेल एच पता है। डेल एच होता है एंथैल्पी और डेल यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एच होता है एंथैल्पी, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल एच विच इज जीरो एंड डेल यू इज जीरो। ये दोनों चीजें बच्चों जीरो होती हैं। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल आज की क्लास बच्चों खत्म है, जो मैंने आपको बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके